स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में देखा जाए तो जो टॉपिक चल रहा था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से आने वाले बादशाहों में अकबर तक की पूरी कंप्लीट जानकारी हम लोगों ने उपलब्ध किया था। जहांगीर से संबंधित मुद्दों पे हम लोगों ने एक पार्ट वीडियो को लेकर के आया था जिसमें जहांगीर के जीवन परिचय, उसके राज्याभिषेक से संबंधित और अन्य पहलुओं पे बातचीत किया था। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है जहांगीर से रिलेटेड उसके साम्राज्य विस्तार और उसके शासनकाल में हुए कुछ विद्रोह और साथ ही साथ जहांगीर से संबंधित छूटे हुए कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं। इन समस्त कक्षाओं के संचालन होने के बाद जो आज जहांगीर का टॉपिक होगा उसको हम पूरी तौर तरीके से पार्ट 2 की वीडियो में कवर कर देंगे। तो हम लोगों की जो क्लास चलेगी वो क्लास होगी जहांगीर, जो आज पार्ट 2 की सीरीज है, जो 1605 से लेकर के 1627 तक मुगलों की सत्ता का संचालन कर्ता के रूप में जाना जाता था। इससे जुड़ी सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के इस सहयोग से हमारी मनोबल बढ़ती रहे और मैं निरंतर प्रयास आप लोगों के लिए करता रहूं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूं। तो जो मेरी क्लास चल रही है ये जहांगीर से रिलेटेड पार्ट 2 की सीरीज है। इस पार्ट 2 में हम लोग साम्राज्य विस्तार, विद्रोह और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जहांगीर के मृत्यु से संबंधित मुद्दों पे भी यही बातचीत करने वाले हैं। तो जो जहांगीर था, जिस जहांगीर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके साम्राज्य विस्तार को अगर देखा जाए तो साम्राज्य विस्तार की नीति में ये 1606 के आसपास में चल रहा है। कंधार के क्षेत्रों पे लड़ाई करने के लिए और कंधार क्षेत्रों को क्या करता है, ये 1606 में जाकर के जीत लेता है। यानी कि कंधार का जो क्षेत्र था वो 1606 में मुगलों के कब्जा में आ जाता है। लेकिन बहुत दिन तक मुगलों के कब्जा में वो नहीं रहा। 1622 तक जाते जाते कंधार जो क्षेत्र था उस पे शाह अब्बास का अधिकार हो जाता है और 1622 के आसपास शाह अब्बास का अधिकार क्यों हो जाता है, इसके पीछे का जो कारण बताया जाता है। शाह अब्बास के अधिकार होने के पीछे का जो कारण था वो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो नूरजहां गुट बनाया गया था नूरजहां के द्वारा, जिसमें एक सदस्य के रूप में ऑलरेडी खुर्रम था, वो खुर्रम 1622 में उस नूरजहां गुट से निकल जाता है और निकलने के बाद जहांगीर के खिलाफ खुद वो विद्रोह जारी कर देता है। उसके विद्रोह होने के वजह से जहांगीर की जो शक्ति थी वो कमजोर हो जाती है और जो जहांगीर 1606 के क्षेत्रों में कंधार को जीत रखा था वो कंधार उसके हाथ से निकल जाते हैं और वहां पे देखा जाए तो हो जाता है शाह अब्बास का एकाधिकार हो जाता है। 1606 के अभियान के बाद देखा जाए तो 1615 में जहांगीर चित्तौड़ की संधि करता है। ये चित्तौड़ की संधि का डेट आपको याद रखना है, 1615 में हो रही है चित्तौड़ की संधि, जिस समझौते में एक तरफ जहांगीर था और दूसरे तरफ देखा जाए तो राणा अमर सिंह थे। ये राणा अमर सिंह, जब हम लोग राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ रहे थे, सिसोदिया वंशीय राजपूत अकबर के शासनकाल में, जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, अकबर ने युद्ध किया और राणा उदय सिंह को अपदस्थ किया था उसने। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वहां महाराणा प्रताप का शासन आया उदय सिंह के पुत्र की। तो महाराणा प्रताप से स्पेशल अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया था मेवाड़ क्षेत्रों को अपने कब्जा में लेने के लिए और अकबर वहां पर भी विजित हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से मेवाड़ को नहीं मिला पाया था। महाराणा प्रताप के मरने के बाद उनके उत्तराधिकार के रूप में आ जाते हैं राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह की पूरी तौर तरीके से उसने अपनी अधीनता को स्वीकार तो करा नहीं पाया, युद्ध से उनके क्षेत्रों को जीतने में वो असफल हो गया था। यही कारण है कि मेवाड़ के क्षेत्रों को कंप्लीट तरीके से मिलाने का जो काम किया था वो जहांगीर किया था और जहांगीर 1615 के आसपास में चित्तौड़ की संधि करके राणा अमर सिंह के क्षेत्रों पे पूरी तौर तरीके से अपना एकाधिकार कर लेता है, जिस तरीके से मुगलों की चाहत थी। यानी कि देखा जाए तो 1615 की चित्तौड़ की संधि में जहांगीर ही अपने पक्ष में सारी बातों को रख करके राणा अमर सिंह को एक तरह से खोखले हाथ के रूप में साबित कर देता है।
जहांगीर दक्षिण के क्षेत्रों में भी अभियान करने के लिए चलता है और दक्षिण के क्षेत्रों में वो 1608 और 1610 में दोनों समय लगातार युद्ध करता है। ये युद्ध करता है अहमदनगर पर, जिस अहमदनगर का शासक था मलिक अंबर को बताया जाता है। लेकिन 1608 और 1610 में मलिक अंबर के विरुद्ध जो उसने अभियान जारी किया था, इस 1608 और 1610 के अभियानों में जहांगीर को किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं मिल पाती है। 1608 के क्षेत्रों समय देखा जाए तो 1608 में स्पेशल जहांगीर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजा था वो मलिक अंबर के विपक्ष में, लेकिन इस पे जहांगीर को किसी तरह की उपलब्धि हासिल नहीं होती है। 1610 में देखा जाए तो आसफ खां और शहजादा परवेज के नेतृत्व में सेना भेजा था। यहाँ पर भी मलिक अंबर के क्षेत्रों पे यानी कि अहमदनगर पर किसी भी तरह से मुगलों का अधिकार नहीं हो पाता। इसके पीछे का कारण यह था कि जो मलिक अंबर थे वो मलिक अंबर गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो मराठा सेनाओं को अपनी सेनाओं में भर्ती कर लिए और गुरिल्ला युद्ध नीति का पालन करते हुए यानी कि छापामार युद्ध, चारों तरफ से सेनाओं को घेर करके युद्ध करने की नीति को अपनाए थे। यही कारण है कि 1608 और 10 के समय किए गए जो कोशिश थे अहमदनगर क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए, इस पे जहांगीर को किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं होती है। इससे इस बात से अगर देखा जाए तो जहांगीर को काफी ज्यादा प्रभावित हो जहांगीर इसलिए हो जाता उदारता से कि वो कंधार के क्षेत्रों पर किसी तरह का अधिकार अहमदनगर के क्षेत्रों पे किसी भी तरह का अधिकार साबित नहीं कर पाता। यही कारण है कि 1608 और 1610 की असफलता जो जहांगीर को मिली थी, इस असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए वो 1616 में भेजता है। खुर्रम के नेतृत्व में सेना भेजा था और ये सेना चली थी अहमदनगर के पक्ष में, अहमदनगर के विरुद्ध चली थी सेनाएं। और अहमदनगर के विरुद्ध जो 1616 में खुर्रम के नेतृत्व में सेनाएं चल रही है, ये खुर्रम के नेतृत्व की सेनाएं अहमदनगर के जो शासक थे उनको समझौता करने के लिए पूरी तरीके से जलील कर देती है, मजबूर कर देती है। यही कारण है कि अहमदनगर के जो शासक थे मलिक अंबर, वो 1616 के अभियानों से इतनी ज्यादा वो हताश गए थे, 1617 में जाकर के वो संधि कर लेते हैं, संधि के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो मुगलों और मलिक अंबर के बीच में 1617 में फिर संधि किया जा रहा है और इस संधि में अहमदनगर क्षेत्रों पे पूरी तरीके से अपने मर्जी का एक अधिकार जताने की समझौता को लेकर के जहांगीर ने पूरी तौर तरीके से साबित कर दिया था। अगर देखा जाए तो जहांगीर जो था, ये जहांगीर इस दक्षिण अभियान के समय जब निकला था, जब अहमदनगर पे युद्ध कर रहा था, तो इस जहांगीर को दक्षिण के क्षेत्रों में जो अभियान के लिए उसने 1608 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेज रहा है, 1610 में आसफ खान शहजादा परवेज के नेतृत्व में सेना भेज रहा है, लेकिन सफलता को हासिल तो नहीं कर पाया। 1616 में खुर्रम के नेतृत्व में जब सेना भेजा था तो 17 में संधि के लिए वो मजबूर कर देता है और एक तरह से देखा जाए तो 1617 में ही जहांगीर का एक हो जाता है एकाधिकार अहमदनगर के क्षेत्रों पे। ये वही समय है जब खुर्रम दक्षिण के अभियान के लिए निकला था, तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो को, जो खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, इसके पहले की क्लास में मैंने बताया है, जो खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, यहाँ तक कि जहांगीर से सीधे युद्ध भी करता है और जहांगीर को मारने का षड्यंत्र भी रचता है, जिसको जहांगीर ने अंधा करवा के रखा था। उसी खुसरो को जहांगीर ने शाहजहां जब इस दक्षिण अभियान के लिए निकला था, तो इस दक्षिण अभियान के दौरान ही जहांगीर ने शाहजहां के साथ यानी कि खुर्रम के साथ खुसरो को भी साथ में भेजा था। यानी कि देखा जाए तो इसी अभियान के समय 1620 में ही जहांगीर ने देखा जाए 1616 में ही जहांगीर ने क्या किया था, खुर्रम के साथ खुसरो को भी भेजा था और खुर्रम खुसरो को इसी अभियान के दौरान क्या करता है, हत्या कर देता है। यानी कि खुसरो जैसे विद्रोही जो जहांगीर के समक्ष विद्रोह छेड़ा था, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता। इतने सारे उपलब्धि से जहांगीर खुर्रम पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर के खुर्रम को एक उपाधि देता है नूर जहां के सलाह पर, और वो उपाधि था शाह सुल्तान की। यानी कि खुर्रम को दे दिया जाता है एक उपाधि, जो उपाधि था शाह सुल्तान। तो शाह सुल्तान की उपाधि से खुर्रम को ही सुशोभित किया था जहांगीर ने, इसलिए क्योंकि वो 1616 के आसपास में जो अभियान जारी किया था अहमदनगर के खिलाफ, उस पर पूरी तरह से सफलता हासिल किया था
और साथ ही साथ देखा जाए तो जहांगीर का विद्रोही बेटा जो खुसरो था, जो मान बाई के गर्भ से पैदा हुआ था, उस खुसरो को भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता। 1620 का समय जब आया, 1616 के बाद 1620 में जहांगीर किधर चलता है, वो चलता है कांडला के क्षेत्रों में अभियान करने के लिए, और कांडला के क्षेत्रों में पूरी तौर तरीके से अभियान में सफलता को हासिल कर लेता है। ये वही समय चल रहा है 1620 का, जब 1620 के आसपास मेहरुन्निसा की जो लड़की लाडली बेगम थी, उसका विवाह जहांगीर के लड़के शहरयार के साथ संपन्न करवा दिया जाता है। यानी कि 1620 के आसपास देखा जाए तो जो लाडली बेगम थी, मेहरुन्निसा की जो पुत्री थी, जो मेहरुन्निसा शेर अफगान के मेहरुन्निसा का पति जब शेर अफगान था, उसके पति होने पर जब उसका पुत्री की प्राप्ति हुआ था, तो उस पुत्री का भी वैवाहिक संबंध किसके साथ किया जा रहा है, तो हम कहेंगे शहरयार के साथ किया जा रहा है। यहाँ तक का जो विद्रोह चल रहा है 1606, 1615, 1608, 10 और 16 का, साथ ही साथ 1620 का, इन अभियानों को, इतने सारे अभियानों को जीतने के बाद जहांगीर एक बड़े विद्रोह का सामना किया था, और वो विद्रोह था 1626 का। महावत खां के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था, और ये विद्रोह हुआ था झेलम नदी के तट पर। इस विद्रोह में कहा जाता है कि जहांगीर को, नूरजहां को और आसफ खां को पूरी तरीके से बंदी करा लिया गया 1626 में। यानी कि महावत खां ने जब विद्रोह छेड़ा था, तो इस विद्रोह में इन तीनों लोगों को बंदी बना लिया जाता है, और आगे एक ही साल बंदी जीवन के, एक ही साल देखा जाए तो एक ही साल के बाद 1627 में जाकर के भीमावर नामक स्थान पे जहांगीर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जहांगीर जब मर जाता है, तो इसके मर जाने के बाद शहादरा में, यानी कि लाहौर में रावी नदी के तट पे इसको ले जाकर के दफना दिया गया, और उसकी जो पत्नी नूरजहां थी, वो नूरजहां शहादरा यानी कि लाहौर के क्षेत्रों में ही जहांगीर का एक मकबरे का निर्माण कर देती है। यानी कि महावत खां के विद्रोह जो 1626 में हुआ था, उस विद्रोह के बाद देखा जाए तो 1627 में ही जाकर के जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और उसके मर जाने के बाद उसको लाहौर के क्षेत्रों में जब दफनाया जा रहा है, तो वहीं पे उसकी पत्नी नूरजहां के द्वारा जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर देखा जाए तो मैंने पूरी टॉपिक को जब कहा कंप्लीट करने के बाद 2-4 महत्वपूर्ण तथ्य जो बताएंगे, वो महत्वपूर्ण तथ्य है जहांगीर, वो उस जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जो आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किया था। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखेंगे। चित्रकला के दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर का शासनकाल, और स्थापत्य कला, जिस तरह से स्थापत्य कला के क्षेत्रों में शाहजहां का शासनकाल माना जाता है, ऐसे चित्रकला के क्षेत्रों में स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला स्थापित करवाता है। साथ ही साथ कश्मीर के क्षेत्रों में, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र था, वहां पर एक श्रीनगर जो नगर था जिसको अशोक ने बसाया था, वहां शालीमार एक बाग का निर्माण करता है। शालीमार बाग का निर्माण करवाया जाता है। अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा में, उसको देखा जाए, या मरियम-उज़-ज़मानी का जो मकबरा था सिकंदरा में, इन दोनों मकबरों का निर्माण स्पेशल जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर के द्वारा ही अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया गया, और साथ ही साथ मरियम-उज़-ज़मानी के मकबरे का भी निर्माण करवाया गया था। जहांगीर के मरने पर उसकी पत्नी जो थी, उसके मकबरे का निर्माण करवाती है। यानी कि जहांगीर के मकबरे को अगर देखा जाए तो स्पेशल उसकी पत्नी नूरजहां करवाती है, और नूरजहां से एक और मकबरे का निर्माण करवाती है, जो मकबरा था एतमादुद्दौला का मकबरा। आगरा में एतमादुद्दौला का जो मकबरा बनवाया गया था, वो नूरजहां के द्वारा ही इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। जहांगीर ऑलरेडी अपनी एक आत्मकथा लिखा था, जिस आत्मकथा का नाम था तुजुक-ए-जहांगीर। तुजुक-ए-जहांगीरी को कंप्लीट नहीं कर पाया था, वो मर गया। मोतीबिंद खां इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली रूप से जो इसको कंप्लीट करता है वो मोहम्मद हादी था। यानी कि जहांगीर के द्वारा लिखे गए जो आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी थी, जिसको कंप्लीट करने का श्रेय मोतीबिंद खां, या कह सकते हैं अंतिम रूप से फाइनली तौर तरीका से कंप्लीट करने का जो काम किया था, वो मोहम्मद हादी था। जहांगीर वो के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग तो माना ही जाता था। इसके राज दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार रहते थे, और वो 2 प्रमुख चित्रकार तो जो थे, वो जहांगीर के शासनकाल का सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माने जाते हैं।
एक चित्रकार था उस्ताद मंसूर और दूसरा चित्रकार जो था वो अबुल हसन था। उस्ताद मंसूर जो था ये पंछी विशेषज्ञ था, पंछियों के चित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से उसने उल्लेख करता था। और अबुल हसन जो था ये व्यक्ति विशेषज्ञ था, व्यक्तियों के चित्रों को बनाने के लिए बहुत ही महारत रखता था। यानी कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये दो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जहांगीर के शासनकाल में दिखाई देते हैं। जो उस्ताद मंसूर पंछी विशेषज्ञ और अबुल हसन व्यक्ति विशेषज्ञ के नाम से बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे। जो पंछी विशेषज्ञ उस्ताद मंसूर था इसको जहांगीर ऑलरेडी नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था, और जो अबुल हसन व्यक्ति विशेषज्ञ था इसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। यानी कि देखा जाए तो इन दोनों को उपाधि जो मिली थी चित्रकारों को, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि और अबुल हसन को मिलता है नादिर उल जमा की उपाधि मिलता है। जहांगीर के ही शासनकाल में एक व्यवस्था बहुत ही नया व्यवस्था के रूप में चर्चा के रूप में दिखाई देती है, और वो व्यवस्था था दो अप्पा और सिंह अप्पा व्यवस्था। जो दो अप्पा और सिंह अप्पा व्यवस्था अक्सर पूछा जाता है किसके शासनकाल से संबंध रखता है, तो जहांगीर के शासनकाल से प्रथा संबंध रखती है। इसमें इस प्रथा में होता क्या था, जितने सारे मनसबदारों थे उन मनसबदारों को अपने सवार पद के हिसाब से घोड़ा रखना होता था। दो अप्पा में कहा जाता है कि मनसबदार जब अपने सवार पद का 2 गुना घोड़ा रखता था, 2 गुना, तो उसको 2 अप्पा कहा जाता था, और जब 3 गुना घोड़ा रखता था तो इसको 3 अप्पा सिंह अप्पा की श्रेणी दिया जाता था। तो ये 2 अप्पा और सिंह अप्पा प्रथा को भी आपको याद रखना है, जहांगीर के ही शासनकाल से संबंध रखते हैं, जहां मनसबदारों को अपने सवार पद का 2 गुना और 3 गुने घोड़े को रखना होता था। जहांगीर जो था ये तंबाकू पे रोक लगाने वाला एक बादशाह दिखाई देता है, और जो भक्त तुकाराम थे वो जहांगीर के ही समकालीन बताए जाते हैं। इतनी सारे मुद्दों को जो पार्ट 2 की सीरीज में थे, इतने सारे मुद्दों को आप यहाँ से कवर करिएगा। पार्ट 1 की वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 को अगर देखेंगे, दोनों कंप्लीट वीडियो, तो जहांगीर टॉपिक को मैंने पूरी तौर तरीके से कंप्लीट किया है। इतने सारे मुद्दों को आप चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इन सारे मुद्दों का आप साथ साथ नोटबुक बनाते चलिएगा। जब मेरी अगली क्लास लगेगी तो उस अगली क्लास में मैं बातचीत करूंगा जहांगीर के बाद आने वाले शासक खुर्रम यानी कि शाहजहां से संबंधित सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग मेरे सहयोग के लिए भी काम करते रहिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारी मनोबल बढ़ती रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक निरंतर उपलब्ध करवाता रहूं। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, जहां मैं बातचीत करता हूं स्पेशल शाहजहां से रिलेटेड मुद्दों पे। तब तक के लिए लेता हूं मैं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।